हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर को देख रहे होंगे, है ना, और मजा भी आ रहा होगा, एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के इस टॉपिक में हम लोग अभी के इस लेक्चर में कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ओम्स लॉ को अब एंट्री कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बाकी चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ। तो जल्दी से फटाफट आप लोग हेडिंग डाल लो भैया कि ओम्स लॉ होता क्या है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालो ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। ओम्स लॉ, ये जल्दी जल्दी आप लोग हेडिंग डाल लो बच्चों, आप, है ना। ओम्स लॉ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, तो अपने कॉपी में फटाफट से आप लोग हेडिंग डाल लो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है देखते हैं। तो देखो यार, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स ने क्या लॉ दिया था? ओम्स ने एक लॉ दिया था कि वेन, है ना, वेन दिस थ्योरम या दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल when, मैं लिख देता हूं when all the physical conditions like जो अफेक्ट करता हो किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस को, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, एक्सेट्रा, यदि ये सब कांस्टेंट हो, when all the physical condition like temperature, pressure, etc. are constant, then the current flowing in the conductor is directly proportional to applied voltage when all the physical conditions are constant। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज होगा। इसको समझते हैं कई लोग, कई तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। मैं इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन करूंगा, दो तरीके से डिफाइन करूंगा, और आई होप दोनों में आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक सर्किट है, ये मेरे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में यहां पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। लेट अस, आई एम टेकिंग अ रेजिस्टेंस, यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं और यहां पे एक सोर्स कनेक्ट कर देता हूं। तो ये मेरा हो गया, जस्ट मैंने ले लिया यहां पे एक सोर्स, दिस इज प्लस माइनस, मान लो डीसी सोर्स मैंने दे दिया, और यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सो मैंने क्या बोला स्टेटमेंट में? मैंने ये बोला कि व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा आर कांस्टेंट, तो तब के केस में यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट मींस ये जो आई करंट जो फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, ये आई करंट इस V के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये आई करंट इस V पे डिपेंड करेगा। तो मैंने पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा। मतलब मैंने ये लिखा कि जब ऑल फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगा तो ये जो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा, इस सर्किट, इस क्लोज्ड सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, ये अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने लिखा अप्लाइड वोल्टेज के, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालोगे, दैट मींस I इज इक्वल टू 1/R, और ये आपका V हो जाएगा, where 1/R is the proportionality constant. If you are taking current I is equals to V, I is directly proportional V, so 1/R is the proportionality constant. Okay, so यहाँ से भी आप निकालना चाहोगे तो V/I का जो रेशियो है, यदि V/I का जो रेशियो है वो R के बराबर आएगा, which is also nothing but constant के बराबर होना चाहिए, तभी आपको ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अब देखो मैं दूसरी तरीके से इसी को डिफाइन करता हूं। अब क्या होगा देखना, अब मैं कैसे, कई बुक में ऐसे भी डिफाइन करता है। तो ये मान लो तुम्हारे पास करंट I जो है जा रहा है, तो अब ये करंट जो जा रहा है, तो यहां पे जो ड्रॉप होगा इस करंट के कारण होगा, दिस करंट इज द कॉज ऑफ दिस ड्रॉप। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा भी, वो इस करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, सेकेंड केस, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज फर्स्ट केस, मैंने इसको फर्स्ट तरीके से डिफाइन किया। केस नंबर 2 में मैं सेकेंड तरीके से इसको डिफाइन करूंगा, दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करूंगा। व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस
are constant, when all the physical conditions are constant, तब when all the physical conditions are constant, then when all the physical conditions are constant, then drop across resistance is directly proportional to current. अब ये drop जो है इस current पे depend करेगा. then drop across resistance is directly proportional to करंट, है ना. ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अभी क्या हो गया, ये जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा. अब तुम बोलोगे सर V और V तो इक्वल, हाँ इक्वल है. इसको मैंने कैपिटल V, इसको स्मॉल v, लेकिन अभी सीरीज सर्किट है, एक ही रेजिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप इस ड्रॉप के बराबर होगा, तो अभी तो इक्वल ही है ना. तो दो तरीके से डिफाइन करता है. I इज प्रोपोर्शनल टू V लिखा जाता है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V मतलब यहाँ का करंट इस V पे डिपेंड करता है, उसको लिखा जाता है. अप्लाइड वोल्टेज के टर्म में लिखा जाता है. या दूसरा V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखा जाता है, तो ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिखा जाता है. तो इसी तरीके से कोई बुक में दो तरीके से डिफाइन की जाती है. तो इसको समझना रहता है आपको कि वो यहाँ को डिफाइन किया कि यहाँ पे, वो वर्डिंग का खेल है और दोनों सही है. तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या आ गया तुम्हारे पास, यहाँ के अकॉर्डिंग जो आया, इसके अकॉर्डिंग जो आया, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया. यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप ले लो एक R विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे भी V इज इक्वल टू क्या हो गया, RI आ गया. और R की वैल्यू को आप लिखना चाहोगे यहाँ से, तो यहाँ से भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई I आ जाएगा, विच इज कांस्टेंट, विच इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट. तो हमेशा ओम्स लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे वोल्टेज बाई करंट का रेशियो कांस्टेंट हो. ऑल टाइम कितना भी टेम्परेचर प्रेशर वेरी करा दो, V बाई I का रेशियो यदि कांस्टेंट है वहीं पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और जहां पे V बाई I रेशियो कांस्टेंट नहीं है वहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो यही हमारा ओम्स लॉ होता है. चीजों को एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए. इतना क्लियर हो गया. अब चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसी को ग्राफ वगैरह के थ्रू देखते हैं. तो अभी मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा ओम्स लॉ में, बहुत से पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, तब तक आप लोग यहाँ पे देखिए. अब इस जो रिलेशन हमारे पास आया, पहला रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट रिलेशन हमारे पास ये आ गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. लेकिन दोनों को किसके रेस्पेक्ट मैंने डिफाइन किया है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. किसको मैं अप्लाइड वोल्टेज के टर्म में डिफाइन किया है, किसको मैंने वोल्टेज ड्रॉप के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो लेट अस मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट केस में I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने V लिख दिया. इसका मतलब ये था कि I इज इक्वल टू 1 बाई R और आपने यहां पे लिखा V. ये पहला केस था. सेकंड केस में मैंने लिख दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इसका मतलब ये था कि V इज इक्वल टू RI, ऐसा डिफाइन किया. सो हम लोग जानते हैं Y इज इक्वल टू mx होता है. यदि मेरा Y एक्सिस में क्या है, V है, तो Y एक्सिस में मैं ले लेता हूं V को, और X एक्सिस में मेरा करंट है तो यहां पे ले लेता हूं करंट को. और जब आप यहाँ पे y इक्वल टू mx का ग्राफ बनाते हो तो आपको पता है ना कि y इक्वल टू mx का जो ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, विच इज ऑल टाइम पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है. इफ यू आर टेकिंग y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप, तो ये जो होता है लीनियर ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, विच इज ऑल टाइम पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो लीनियर का डेफिनेशन क्या होता है, लीनियर एलिमेंट या लीनियर का डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पहला कंडीशन. ये जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए फर्स्ट. तो अब स्ट्रेट लाइन है. दूसरा कंडीशन ये कि वो ऑल टाइम ओरिजिन से पास करना चाहिए, है ना, ऑल पासिंग ऑल टाइम, है ना, पासिंग थ्रू ऑल टाइम ओरिजिन, है ना. या फिर मैं लिख देता हूं पासिंग ऑल टाइम ओरिजिन में ऑल टाइम पास करना चाहिए. तो ये मेरे पास होता है. ठीक है, तो यहां से भी V और I का ग्राफ बनाना चाहूंगा. इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा ये भी एक क्या बनेगा, आपका लीनियर ग्राफ बनेगा. अब लीनियर ग्राफ तो बन गया, इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी पॉइंट पे आपका V और I का रेशियो निकालूं, किसी भी पॉइंट पे, मैं किसी भी पॉइंट पे V और I का रेशियो निकालूं, किसी भी पॉइंट पे, मैं क्या बोला, किसी भी पॉइंट पे V और I का रेशियो निकालूं, तो वो हमेशा क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है. वो हमेशा क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है. तो लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास क्या है, I1. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, I2, ये मेरे पास क्या है, I3, और ये मेरे पास क्या है, V1, ये मेरे पास क्या है, V2, ये मेरे पास क्या है, V3.
तो ये जो वैल्यू आप निकालोगे वो हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो कि V1 डिवाइडेड बाई आप I1 लिखना चाह रहे हो तो ये आपका R के बराबर होगा, या R1 लिख लो। और यहाँ पे V2 डिवाइडेड बाई आप I2 लिखना चाहते हो तो ये आपका R2 होगा। यहाँ पे आप V3 डिवाइडेड बाई I3 लिखना चाहते हो तो ये आपके पास क्या होगा, R3। और मजेदार चीज ये है कि यदि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ऑल टाइम ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मजेदार चीज ये है कि ये जो स्लोप है या फिर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट मींस आप लिख सकते हो कि आपके पास जो R1 है वो R2 के बराबर होगा, यही R3 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे इसको, इस स्लोप को, तो सेम ही आएगा। इसका मतलब स्लोप जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब वो ये बोलता है कि ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। इसका मतलब ये बोलता है कि भैया जब किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तभी ओम्स लॉ काम करेगा, तभी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। आ रहा है बात समझ में? तभी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ये क्लियर हो गया। ध्यान से देखो आप लोग, लेट अस कंसीडर, यहां पे एक ग्राफ मैं बनाता हूं, ठीक है? एक ग्राफ मैं जस्ट यहां पे बना लेता हूं। यहां पे ध्यान से देखिए आप लोग, जस्ट आई एम टेकिंग अ ग्राफ। ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज है, और ये मेरे पास क्या है, करंट है, ठीक है? और ये मैं यहां पे बना दिया जीरो, वोल्टेज करंट, और मैंने ले लिया ये। अब यहां से मैं क्या कर लेता हूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, ये, ओके? अब देखना बेटा, यहां से जस्ट मैं ले लेता हूं ये ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया। लेट अस कंसीडर, मान लो मेरे पास करंट है, चलो मैं इसको ले लेता हूं, जस्ट आई एम टेकिंग ये इस तरीके से, ये ओके। सो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास ये क्या है, आपके पास मान लो ये 40 वोल्ट है, ठीक है? दिस इज योर 40 वोल्ट, और ये तुम्हारे पास 5 एम्पियर का करंट है, ठीक? ये तो रेजिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो 40/5 करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 8 ओम आ गया। ये तो ओम्स लॉ है, 40/5 करोगे तो 8 ओम, 8 पंचे 40, ओके, ठीक? इसका मतलब मान लो इसको आप 10 एम्पियर लिख देते हो और इसको आप 15 एम्पियर लिख देते हो, तो आपके पास क्या हुआ है बच्चा, यहां से आप क्या कर दिए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपका 5 से 10 हुआ है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई आपने 2 कर दिया, तभी तो 10 हुआ। फिर इसमें आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया, तो यहाँ पे भी वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे तो कितना का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का। तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका 80 वोल्ट हो जाएगा, ठीक? और तुम यहां से यहां पे जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे तो कितना का मल्टीप्लाई होगा, 3 का। तो यहां पे 8 या 24, आपके पास 240 वोल्ट हो जाएगा। तभी जब आप 40/5 करोगे तो 8 आएगा, 80/10 करोगे फिर भी तुम्हारे पास कितना आएगा, 8 आएगा, 240/15 करोगे फिर भी तुम्हारे पास 8 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लोप हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये जिस रेशियो से आप यहाँ पे इंक्रीज करो उसी रेशियो से इधर इंक्रीज होगा। मान लो यहाँ पे 2 रेशियो से इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी 2 रेशियो से इंक्रीज हुआ, यहाँ और यहाँ पे 3 रेशियो से इंक्रीज हुआ तो यहाँ भी आपके पास 3 रेशियो से इंक्रीज हुआ। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मींस मेरा स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो हमेशा कहने का मतलब मेरा ये है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है ना ऑलवेज कांस्टेंट होगा, तभी आपका ओम्स लॉ लगेगा, अदरवाइज ओम्स लॉ नहीं लगेगा। यही बताता है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ डीसी एसी सबके लिए एप्लीकेबल होता है। आप डीसी के लिए लिखते हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हो, या V/I का रेशियो R के बराबर लिख देते हो, और जस्ट एसी के लिए लिखोगे तो V/I का रेशियो Z के बराबर होगा, ऐसा लिखते हो। तो अभी सब चीज पता चलेगा आपको। तो दिस इज द ओम्स लॉ, ठीक? दिस इज द ओम्स लॉ, यही आपके पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ ये बताता है कि व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट देन द V/I रेशियो ऑलवेज भी रिमेंस कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है? हमेशा कांस्टेंट होगा। और ओम्स लॉ जो होता है विच ओबे द
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है या लीनियरिटी को फॉलो करता है, लीनियरिटी को फॉलो करता है मेरा ओम्स लॉ। आया बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ओम्स लॉ क्लियर हो गया? तो ओम्स लॉ में हम लोग को यही जानना रहता है कि कहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा, कहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ओम्स लॉ क्या को बताता है, यही सभी जानना रहता है, यही सब जानना रहता है। तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है ना। ओम्स लॉ में सिंपल सी बात है कि V बाई आई रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। तो डीसी के लिए ओम्स लॉ को आप क्या लिखोगे? फॉर डीसी ओम्स लॉ को आप क्या लिखोगे? V बाई आई का जो रेशियो है वो आपका R के बराबर होगा, V बाई आई रेशियो R के बराबर होगा। एंड फॉर एसी के लिए लिखना चाहोगे आप, एसी सर्किट के लिए लिखना चाहोगे तो यहाँ पे V बाई आई का जो रेशियो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज योर ओम्स लॉ। क्लियर हो रहा है? यही ओम्स लॉ है। हाँ, अब कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? तो ओम्स लॉ क्या को फॉलो करता है? तो सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है, लीनियर इक्वेशन को। लीनियर किसको बोलते हैं? जो स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से ऑल टाइम पास करता हो, वही को हम लोग लीनियर इक्वेशन। तो ये मेरे पास V है और ये मेरे पास क्या है? I है, और ये तुम्हारा स्लोप है विच इज इक्वल टू R, और स्लोप को हम लोग लिख देते हैं ये, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ के लिए ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और मान लो ये तुम्हारा यही VI कैरेक्टरिस्टिक को तुम ऐसे लिख रहे हो, मान लो आप VI कैरेक्टरिस्टिक में I को आप यहाँ पे लिख रहे हो और V को यहाँ पे लिख रहे हो, तो ये जो स्लोप आएगा तुम्हारे पास, ये जो स्लोप आएगा इसको क्या लिखोगे? स्लोप तब के केस में आपका क्या हो जाएगा? 1 बाई R हो जाएगा, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो कांस्टेंट रहेगा। तो चीजों को समझो, V बाई आई लिखते हो, I बाई V लिखते हो तो क्या चेंजेस आता है उसको समझिए आप लोग। ओके, ये कब के लिए हो गया? व्हेन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के लिए। ये कब के लिए हो गया? व्हेन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के लिए, ठीक है। तो ये कहां कहां पे यूज करना है उसको थोड़ा सा समझिए आप लोग, ठीक। इतना क्लियर हो गया? चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ का थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट और देखेंगे, जो आपके एग्जाम में और डायरेक्ट जो पूछा जाता है वो थ्योरी को मैं और कवर करा देता हूं। तो देखो ओम्स लॉ में क्या होता है, सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे ओम्स लॉ। If the temperature and other condition remains constant, that means वही all the physical conditions are constant, then the current through a conductor is proportional to the applied potential difference। वही बोल दिया कि करंट जो है कंडक्टर का वो आपका अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, ये बोल दिया है ना। और उसको कई लोग V बाई आई लिख देते हैं, तो कुल मिला के V इक्वल टू आर आई और I इक्वल टू V बाई आर इक्वल टू V बाई आई, ये सब आ जाता है। अब तुम लोग यहाँ से रिलेशन देखोगे इसमें, तो ये क्या क्या रिलेशन को कैरी करता है, होल्ड करता है, ये देखो ध्यान से। यहां से सब चीज को नोट डाउन करना है बच्चों आप लोग को। ये देखो ओम्स लॉ जो है, यहां से आप क्या लिख सकते हो? तो यहां से आप V, यहां से I, यहां से R। तो पहला यहां से क्या लॉजिक आया आपका? V इज इक्वल टू I इंटू R लिख सकते हो डीसी के लिए, और यहां से आप क्या लिख सकते हो? I इज इक्वल टू V बाई R लिख सकते हो। देखो V लिख रहे हो तो I इंटू R, I लिख रहे हो तो V बाई R, और थर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को तुम लिखोगे यहां से तो V बाई I आ जाएगा, ये V बाई I आ जाएगा। तो चीजों को इस तरीके से आप लोग नोट डाउन करते जाइए। Okay, so current equals to applied voltage by resistance, resistance equals to applied voltage by current in the of the circuit, so potential across resistance current into resistance। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिख दिया। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो है एकदम क्लियर हो गया कि भाई कहाँ पे होता है, क्या होता है और कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये एकदम क्लियर कर दिया। अब चलो कंडीशन देखिए बेटा, कंडीशन फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए कंडीशन क्या होता है? तो ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड आइदर एंटायर सर्किट और पार्ट ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट में या तो फिर सर्किट के पार्ट में कहीं भी आप ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। पहला पॉइंट, पूरे एंटायर सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल, आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, या फिर पार्ट ऑफ द सर्किट में आप ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, ओम्स लॉ जो होता है अप्लाइड टू अ पार्ट सर्किट, पार्ट रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द पार्ट रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड। तो उस पोटेंशियल क्या होगा उस पार्ट का, मान लो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ आपको निकालना है, मान लो बड़ा सा सर्किट है, उस बड़े से सर्किट का किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगाना है, तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप को आप यूज करोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे। ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड डीसी एज वेल एज एसी, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। डीसी और एसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, डीसी एंड एसी सर्किट दोनों के लिए। हाउएवर इन केस ऑफ एसी सर्किट, इंपेडेंस को आप यूज कर लेते हो रेजिस्टेंस के जगह में, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस के रिप्लेसमेंट में आप क्या को यूज कर लेते हो? इंपेडेंस को। सो अंडर दैट कंडीशन एसी के केस में ईएमएफ बाई आप क्या लिख देते हो, या अप्लाइड वोल्टेज बाई इंपेडेंस इन द सर्किट लिख देते हो, और कुछ डिफरेंस नहीं है। आ रहा है बात समझ में?
और यहां से I बाई भी का ग्राफ बनाते हो तो यहां से जो आपके पास स्लोप होगा, इस स्लोप को आप क्या लिख सकते हो, AC के लिए 1/z और DC के लिए क्या लिख सकते हो 1/r विच इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो ऐसा आप VI कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो जो कि आपका लीनियर होता है। ये एक प्रकार से लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब 2 पॉइंट क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होना चाहिए। किसको आप लीनियर बोलोगे, कैसे कैरेक्टरिस्टिक को लीनियर बोलोगे, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करे, विच फॉलो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और स्ट्रेट लाइन तो हो विच इज ऑल टाइम पासिंग थ्रू ऑरिजिन, विच इज ऑल टाइम पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जो ऑल टाइम ऑरिजिन से पास करे। ठीक है, उसको आप लीनियर सर्किट या लीनियर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हो। तो जब लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को कोई एलिमेंट फॉलो करता है तभी वहां पे आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज देयर इज नो एप्लीकेबल ऑफ ओम्स लॉ। दैट इज क्लियर। कितना क्लियर हो गया? चलो, तो ये यहां पे मैंने उसी चीज को लिख दिया है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली एवरीबॉडी मार्क दिस इंपॉर्टेंट, है ना। इसको सभी लोग इंपॉर्टेंट करके अपने कॉपी में लिखो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थ्योरेटिकल, यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या है कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता? तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर में, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में कभी भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपका मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V कभी भी नहीं होता। तो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट में कभी भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, लाइक ट्रांसफॉर्मर। ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस देयर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओम्स लॉ, लाइक जितने भी BJT, PN जंक्शन, डायोड, BJT, SCR, ट्रायक, जो भी बातें करते हो, है ना, किसी में भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। दैट मींस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट नहीं होता। जैसे ही आप सप्लाई से कनेक्ट करते हो, टेम्परेचर जो है वेरी करने लगता है। दैट मींस देयर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओम्स लॉ, वो लिनियरिटी को मेंटेन नहीं करता। थर्ड, जितने भी वैक्यूम ट्यूब्स होता है, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब जितने भी होता है, जैसे वैक्यूम डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, है ना, एक्सेट्रा, वहां पे भी ओम्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे जितने भी गैस फिल्ड ट्यूब होता है, जैसे कि आपके पास थायराट्रॉन ट्यूब आप बोलते हो, CRT VRT बोलते हो, जो भी, ठीक है, गैस फिल्ड ट्यूब या फिर गैस डिस्चार्ज लैंप, इन सब में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि नॉन लिनियरिटी को सब फॉलो करता है। और कुछ ऐसे डिवाइसेस जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, जैसे कि यहां पे मैं बोल दूं थर्मिस्टर, उसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ना, तो उसमें भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस सच एस LDR, जिसको लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर आप बोल देते हो, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस LDR, इसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है ना। तो द मटेरियल और सर्किट एलिमेंट विच स्ट्रिक्टली ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक एलिमेंट, मतलब ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो उसको ओहमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, और ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो उसको नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है वो आपका ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसको हम लोग ओहमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, या फिर जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लीनियर मिले, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या मिले, लीनियर मिले, है ना, तो ये आपके पास एक ओहमिक रेजिस्टेंस है। जैसे ये आपने बनाया तो दिस इज योर जस्ट ओहमिक रेजिस्टेंस, ये आपके पास क्या है, ओहमिक रेजिस्टेंस है, और ये नहीं है। तो मैं अभी जस्ट है या नहीं है मैं बता देता हूं। ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है, ये देखो लीनियर है, ठीक है, दिस इज योर VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये V हो गया, और ये तुम्हारे पास I हो गया, और ये 0। ठीक, तो ये तुम्हारा स्लोप जो है R के बराबर है। सो दिस इज योर ओहमिक रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ओहमिक रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो दैट इज कॉल्ड द ओहमिक रेजिस्टेंस, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम लोग नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास V है, और ये तुम्हारे पास क्या है, I है। ठीक, ये V है, ये I है। अब इधर देखो ध्यान से, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा मिला। तुम देखोगे इसमें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, यदि आप देखोगे इसमें तो यहां से लेकर के आप यहां पे आ जाओ, ठीक, आप यहां से लेकर के आप यहां पे आ जाओ, इतना क्लियर है। तो अब यहां पे ये तुम्हारा I1 हो गया, ये तुम्हारे पास I2 हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या है, V1 हो गया, ये तुम्हारे पास V2 हो गया। अब ध्यान से देखो यहां पे बेटा,
ये ये तो यहां पे आप देखोगे भैया, यहां का जो रेजिस्टेंस आप देखोगे तो आपके पास R1 आया विच इज इक्वल टू V1/I1। यहां के रेजिस्टेंस को देखोगे तो R2 आएगा विच इज इक्वल टू V2/I2। सो इन दैट कंडीशंस योर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, सो दैट इज कॉल्ड नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। इसी को आप क्या बोलोगे? नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। ये नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस, दिस इज ओहमिक रेजिस्टेंस, दिस इज नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। क्लियर? हियर इन दिस पॉइंट कहीं भी आप कैलकुलेट करो, कहीं भी आप V/I करो, यहां कर लो या फिर आप यहां कर लो, कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, है ना, सेम आएगा। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया? ये यहां से आप क्या लिख लो? यहां से लेटस ये तुम्हारे पास V1 हो गया, ये V2 हो गया, यहां से क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास I2 हो गया। तो यहां पे आप दिस इज कॉल्ड R1, दिस इज कॉल्ड R2। सो यहां पे आपके पास क्या होगा? R1 जो है वो आपके R2 के बराबर होगा, R1 जो है वो R2 के बराबर होगा। तो दिस इज ओहमिक रेजिस्टेंस, दिस इज नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। ओके, समझ में आ गया? तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ओहमिक रेजिस्टेंस, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो आपके पास क्या है? नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? When all the physical conditions are constant, then the current flowing in the conductor is directly proportional to applied voltage. First, और दूसरा कैसे लिखते हो डेफिनेशन? When all the temperatures are constant, when all the physical conditions are constant, then the drop across resistance is directly proportional to the current flowing in the conductor, या फिर resistance, ऐसे लिखते हो। तो वहां से रिलेशन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगा तो V/I रेशियो आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। V/I रेशियो कांस्टेंट होगा, यही ओम्स लॉ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर ओम्स लॉ में लिमिटेशन क्या है, कहां पे एप्लीकेबल होता है? AC DC दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जहां पे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगा वहां पे एप्लीकेबल होता है। सारे लीनियर एलिमेंट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। लीनियरिटी मतलब जो स्टेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करे एंड विच इज ऑल टाइम पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसको आप लीनियर बोलोगे। ठीक है, उसके बाद इसका लिमिटेशंस क्या है, तो कहां पे यूज नहीं होता? तो ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक सर्किट में यूज नहीं होता, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज नहीं होता, गैस डिस्चार्ज लैंप में या गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज नहीं होता, कुछ आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर में यूज नहीं होता, थर्मिस्टर में यूज नहीं होता। तो दिस आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ यार, दिस आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 3 फॉर्मूला मिलता है तुमको। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वहां से मिल जाता है ना, R इक्वल टू V/I, करंट का लिख लेते हो V/R, वोल्टेज का लिख लेते हो I, वोल्टेज इक्वल टू क्या लिख लेते हो आप? वोल्टेज V इज इक्वल टू I/R। ये सब फॉर्मूला आपको मिल जाता है, ओहमिक नॉन ओहमिक ये सब। ठीक, लेट अस कंसीडर एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप लोग बताना। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ये तुम्हारे पास मान लो एक करंट है, ये तुम्हारे पास करंट है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये मेरा वोल्टेज है, और 2 ग्राफ मैं बना देता हूँ। एक ग्राफ मैं यहाँ से ऐसा बना दिया, एक ग्राफ को मैंने ऐसा बना दिया। ओके, दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर T2। T1 T2 मैंने बना दिया। ठीक, तो T1 T2 दिस इज योर स्लोप ना, दिस इज कॉल्ड द स्लोप 1 स्लोप। तो इसका मतलब ये है कि भैया I/V लिखना चाहूं मैं, यहाँ पे I/V का रेशियो लिखना चाहूं तो 1/R के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू स्लोप, ये विच इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूं स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसमें बोलता हूं कि कौन से टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा, T1 की T2, कौन से टेम्परेचर ज्यादा होगा? T1 या तो फिर T2, T1 या T2। चलो देखते हैं। ये कोई कंडक्टर का है, कोई कंडक्टर मटेरियल या फिर मेटल का एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स या IV कैरेक्टरिस्टिक मैंने बनाया है। तो कौन से टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 या T2 आपको बताना है। क्या T2 ज्यादा है T1 से या T1 ज्यादा है T2 से, वो बताना है आपको। विच टेम्परेचर इज ग्रेटर। ठीक है, अब मैं स्लोप की बात करता हूं। चलो यहां पे स्लोप की बात करता हूं मैं। स्लोप, कौन सा स्लोप यहां पे ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है? तो स्लोप यहां पे मैं बात कर लेता हूं T1, वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू स्लोप ऑफ T2। T2 के कंपेरिजन में स्लोप T1 का स्लोप जो है T2 के कंपेरिजन में ज्यादा है। देख लो यहां से आप देखोगे तो थीटा, यहां से देखोगे तो ये आपका थीटा जो है 1 जो है आपका ज्यादा है एज कंपेरिजन टू थीटा 2। तो स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2 ना, T1 का स्लोप T2 से बड़ा है। ठीक है सर।
अब स्लोप बड़ा है तो लेट्स कंसीडर यहां के रेजिस्टेंस को मैं R1 और यहां के रेजिस्टेंस को R2 मान लेता हूं। ठीक, तो यहां से मैं लिखना चाहूंगा ये स्लोप ऑफ T1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ T1 आपका बड़ा है T2 से, तो स्लोप क्या होता है मेरा 1/R1 लिख सकता हूं मैं इसको। तो 1/R1 है वो ग्रेटर होगा 1/R2 से, ये भी तो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि भाई स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। तो स्लोप T1 बड़ा है T2 से, तो मैं 1/R1 बड़ा है R2 से। इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि R2 मेरा इधर आ गया और R1 मेरा इधर आ गया। तो मेरे पास R2 जो है लेस देन है R1 से, R2 जो है मेरा लेस देन है R1 से, R2 जो है लेस देन, यदि I/V कैरेक्टरिस्टिक है ना, I/V कैरेक्टरिस्टिक है, तो I/V में स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ना, तो इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा देख लो आप, है ना। तो मेरे पास R2 इधर आ गया, सॉरी R2 ऐसा हो जाएगा, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, हाँ ये R2 है तो R2 इधर आ गया R1, तो R2 मेरा बड़ा हो जाएगा क्या से, R1 से। ठीक, I/V कैरेक्टरिस्टिक है, अभी स्लोप जो है R1 का बड़ा है स्लोप, लेकिन स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/R का, तो मेरा R2 बड़ा हो जाएगा R1 से। तो देखो R2 इज ग्रेटर देन R1 हो गया। व्हेन R2 इज ग्रेटर देन R1 तो ये मेटेलिक है, तो इस पे टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मेरे पास T2 जो है वो आपका T1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस कंडीशन में कि टेम्परेचर T2 जो है वो T1 से बड़ा होगा, T2 जो वैल्यू है वो T1 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से बड़ा होगा। ठीक, तो ये इस तरीके से ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है स्लोप से रिलेटेड, तो उस एक क्वेश्चंस को मैं कवर भी कर दिया। बाकी छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछा जाता है ओम्स लॉ से, रेजिस्टेंस दे देगा, वोल्टेज दे देगा, करंट निकालो, करंट दे देगा, वोल्टेज दे देगा, रेजिस्टेंस निकालो, डिफरेंट अभी देखेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स को मस्त तरीके से अपन कवर करेंगे। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को दे दिया जाता है, तो इसको भी मैंने ओम्स लॉ में कवर करा दिया। आ गई बात समझ में, ये भी मैंने ओम्स लॉ में आप लोगों को कवर करा दिया। तो ओम्स लॉ क्या है यार, सिंपल चीज है, ओम्स लॉ में आपको ये छोटे छोटे चीज को ही कवर करना रहता है। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होता है, तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब मैं लास्ट में और क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, तो उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे मैंने हर एक चीज ओम्स लॉ से कवर तो करा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आने वाले लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, आने वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे वर्क, पावर एंड एनर्जी देखेंगे, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, सब जान गए। अब पावर को एंट्री कराएंगे, एनर्जी को एंट्री कराएंगे, वहां से रिलेशन देखेंगे, वहां से कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे, बल्ब रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट वहां पे लर्न करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए अभी हम लोग इतना ही बातें करते हैं इस लेक्चर में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगा, रिलेशन बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।